नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका और अपनों का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और आपके अपने परिवार लर्न एंड शेयर के साथ जी जान लगाकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे। फिर से एक बार सामाजिक विज्ञान का डर निकालने के उद्देश्य से मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। फिर आज एक बार वीडियो लेकर आ चुका हूं। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर लास्ट वीडियो में चैप्टर तो खत्म हो गया था, आपने लास्ट वीडियो में कह दिया था कि हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। तो पर बच्चों, वो जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है वो चैप्टर हमने टुकड़ों में पढ़ा है। अब उन टुकड़ों को जोड़ते हुए, उन टुकड़ों को पूरा जोड़ते हुए पूरे एक ही आज के लेक्चर में पूरा का पूरा रिवीजन कराने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। आज हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तर बच्चों। हम प्रश्नों के हर सवाल के जवाब ढूंढेंगे। आज उन सवालों के जवाब भी दूंगा जो आपने मुझसे पूछे हैं, उन सवालों के जवाब भी दूंगा जो हमने जितना पढ़ा उनसे बन सकते हैं, और उन सवालों के जवाब भी दूंगा जो आपकी किताब में दिए हुए। मतलब आज हर सवाल का, इस चैप्टर से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मिल जाएगा। बस आप बिल्कुल और बिल्कुल मन लगा के सामाजिक विज्ञान को पढ़ते रहिएगा और ये 2 लाइनें कह दीजिएगा कि मेरे साथियों हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। अपने रजिस्टरों पर, अपनी किताबों पर ये बात लिख दो कि हम हो चुके हैं तैयार, अब हमें होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। जब आप ये लिख दोगे ना बच्चों, और जब नोट्स रिवाइज करोगे, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं आपको खुद में मन में से ऐसी भावना आने लग जाएगी कि हाँ, अब सामाजिक विज्ञान बोरिंग नहीं है, अब इंटरेस्टिंग है, अब सामाजिक विज्ञान से हम प्यार करने लगे हैं बच्चों। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, जो लेक्चर नंबर 6 है राजनीति विज्ञान का। सत्ता की साझेदारी में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रश्न कि जो सवाल आपके दिमाग में उठे हो। सबसे पहले तो मैं उन्हीं सवालों पर चर्चा करूंगा जो आप लोगों ने पूछे। ठीक है, एक सवाल तो मेरे प्यारे बच्चों मतलब इतना पूछा आप लोगों ने, इतना पूछा कि एडिटिंग टीम मुझे कहने लगे कि सर ये सवाल क्यों उठ रहा है बार बार में। मैंने बोला सर मैं जरूर जवाब दूंगा, सही समय पे और बिल्कुल सही जगह में मेरे बच्चों को जवाब दूंगा, इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था, सर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अरे तो भाई मैंने क्या गलत पढ़ाया है? नहीं सर, ऐसा भी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो वो जो मन में आपके सवाल उठा, उस सवाल को भी मैं दूर कर देता हूं। जो आपके में कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को भी दूर कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि सर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है क्या? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं। पहली जो राजधानी है, जो मैंने आपको लिखा है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। देखो बच्चों, जहां पे संसद होती है ना, जहां पे संसद होती है वो मुख्य राजधानी होती है। जैसे हमारी नई दिल्ली है, तो वहां की जो संसद है वो कहां पर है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी में है। और तो इसलिए मुख्य राजधानी वहां की श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। क्या हुआ है 1978 में वहां की सरकार ने कहा कि हम श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी को राजधानी बनाने जा रहे हैं, और वहां पे संसद का काम जो है, संसद बनना शुरू हो चुकी है। और वो संसद जो बनके है कब तैयार हो जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1982 में तैयार हो जाती है। और उस 1982 से पूर्ण रूप से श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी क्या हो जाती है? वहां की राजधानी बनाई जाती है। पर सर कोलंबो क्या है? तो सबसे पहली बात तो कोलंबो क्या था? श्रीलंका की राजधानी अंग्रेजों के समय में थी। जैसे अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे भारत में आते कलकत्ता को राजधानी बनाया, फिर उन्होंने नई दिल्ली को राजधानी बनाया, तो उनकी जो राजधानी थी वो कोलंबो थी। आज के समय में बात करूं तो वो वहां का क्या है? सबसे बड़ा शहर है। उसके अलावा जहां पे सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो होती है बेटा न्यायपालिका राजधानी। हमारी न्यायपालिका राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। तो उनकी न्यायपालिका राजधानी कौन सी है? कोलंबो है, क्योंकि वहां का सुप्रीम कोर्ट वहां पर है। एक वो वहां की आर्थिक या वित्तीय राजधानी है। आर्थिक या वित्तीय राजधानी का मतलब ये होता है कि जहां से क्या हो, पूरा जो फाइनेंस का काम है, जो पूरा पैसे टकों का काम है, सारा का सारा वहां से चलता हो। स्टॉक एक्सचेंज का होना है, और बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े काम है, वो सारे वहीं से होते हैं। हमारी आर्थिक या वित्तीय राजधानी कौन सी है? मुंबई है। तो मुख्य राजधानी तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, क्योंकि संसद वहीं है, कानून वहीं से बनता है। ठीक है, जैसे हमारी नई दिल्ली है। और हमारे तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सारी राजधानी जो है मुख्यतः नई दिल्ली है बच्चों, पर उनकी थोड़ी सी अलग है। अब ये सवाल बार बार में आपको परेशान नहीं करना चाहिए, आपके दिमाग में बिठा लीजिएगा कि 2 राजधानियां वहां की है, पर मुख्य राजधानी अगर किसी की बात करेंगे तो हम श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी की बात करेंगे। पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल बच्चों, आपने पूछा कि सर क्या कोरिया में तानाशाही देश है? क्या कोरिया में जो है वो तानाशाह है? तो मेरे प्यारे बच्चे, जिसने भी ये सवाल पूछा था उसने, एक तो मैं माफी चाहूंगा, उसने सवाल थोड़ा सा गलत पूछा। प्यारे बच्चे, जो भी आपने पूछा आप समझ जाते हो किसने पूछा है। तो वो सवाल ये होना चाहिए था बच्चा कि सर उत्तरी कोरिया में क्या तानाशाही है? क्या तानाशाह है? बेटा कोरिया भी 2 है, एक उत्तरी कोरिया, एक दक्षिणी कोरिया। ठीक है, कोरिया भी क्या है?
दो है, एक उत्तरी कोरिया, एक दक्षिणी कोरिया। ये पहले एक ही थे, जैसे भारत और पाकिस्तान एक था वैसे पहले ये भी एक ही थे, पर इनका इतिहास अलग है। वो इतिहास अभी हम पढ़ नहीं रहे, हम तो अभी राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं। जितना पूछा उतना ही बताऊंगा। अब उस जो उत्तरी कोरिया में है बेटा, क्या सर वो तानाशाही देश है? अगर हम वहां के कागजों को देखें, अगर वहां के डॉक्यूमेंट को देखें, तो वो तानाशाही देश नहीं, वो एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों? क्योंकि वहां पे चुनाव होते हैं, वहां पे लोग वोट डालते हैं, और जहां चुनाव हो वो लोकतांत्रिक देश है। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको सुन के हंसी आने वाली है कि वहां पे वोट सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंसान को डालना है, जो कि वहां के तानाशाह किम जोंग उन है, उन्हीं को वोट डालना है। तो अगर कागजी तौर पे हम देखें तो तानाशाही देश नहीं, पर हाँ अगर हम लोग वास्तविकता में देखें तो तानाशाही देश है। क्योंकि जब आपको किसी दूसरे को चुनने का ही मौका नहीं है तो कैसे चुनाव? ठीक है, कैसी आपके पास चॉइस है? चॉइस है ही नहीं। तो ये क्या है? एक तरीके का तानाशाही देश है। और कुछ वहां के कानून कायदे भी ऐसे हैं कि वो तानाशाही बनाता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं उत्तर कोरिया एक तानाशाही देश है, और वहां पे जो है वो तानाशाह है। इसके अलावा तीसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया कि सर केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है और राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है? मेरे प्यारे बच्चे, अगर सरकार का मुखिया की बात करते हो आप, केंद्र सरकार के मुखिया की बात करते हो, तो वो प्रधानमंत्री होता है। पर अगर राष्ट्र के मुखिया की बात करते हो तो वो राष्ट्रपति साहब होंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर राष्ट्र का मुखिया कोई पूछता है तो वो राष्ट्रपति साहब है, और अगर सरकार का कोई मुखिया पूछता है तो वो प्रधानमंत्री साहब है। राज्य सरकार का मुखिया अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री है, पर राज्य का कोई मुखिया है तो वो राज्यपाल है। मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन है? गवर्नर होता है, और हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ द नेशन कौन है? प्रेसिडेंट साहब है, और हेड ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। उसके अलावा एक सवाल पूछा गया कि सर गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, गृह युद्ध की शुरुआत लगभग 1983 में 1983 में जाके हुई, जो कि 2009 में एंडिंग हो जाती है। एग्जैक्ट आसपास का यही समय रहा है गृह युद्ध का, जो कि श्रीलंका में हुआ। ये मुख्य क्वेश्चन थे। एक बहुमत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया कि सर बहुमत क्या होता है? बहुमत का मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कि 543 सीटें हमारी लोकसभा में। 543 सीटों का मतलब है अलग अलग लोग, 543 लोग क्या है यहाँ पर आएंगे, अलग अलग जगह से चुनकर आएंगे, हम उनके चुन के भेजेंगे। अब क्या होता है, इसमें भाजपा के भी है, इसमें कांग्रेस के भी है, इसमें आम आदमी पार्टी के भी है, इसमें बसपा के भी, अलग अलग पार्टियां हैं, उनके लोग हैं। अब अगर आपको सरकार बनानी है तो इनमें से क्या हो, 50% प्लस एक पार्टी के तो होने ही होने चाहिए। मैं मान के चलता हूं लगभग 275 लोग क्या हो, एक ही दल के जीतो, या तो भाजपा के, या कांग्रेस के, या आम आदमी पार्टी के, इनके जीतो तो ही वो क्या है, सरकार बना पाएंगे। और जैसे 2019 में चुनाव हुआ तब क्या हुआ, भाजपा ने 350 सीटें जीत गई, तो भाजपा की क्या बन गई, सरकार बन गई। तो बहुमत क्या है, बहुत ज्यादा, और मत वोट डालने। लोकसभा में एक ही दल के ज्यादा वोट डालने वाले कौन सी दल है, वो भाजपा है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुमत कहते हैं। ये मुख्य सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे हैं, और अगर अब आप लोगों को समझ में आ गए हो तो इस बता देना, और बाकी कोई दिक्कत रही हो तो हम आगे चर्चा करेंगे। अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो आज जो सवाल है वो ये सारे वो सवाल थे जो आप लोगों ने अलग अलग वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछे। अब जो है वो है हल्ला बोल प्रश्न। ये हल्ला किस पे बोलेंगे, ये हल्ला बोलेंगे सामाजिक विज्ञान के डर पे, कि उस डर को भगाने के लिए हल्ला बोलना है। तो हल्ला बोल प्रश्न का पहला सवाल जो है वो ये है, एथनिक जातीय शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एथनिक या जातीय शब्द से आप क्या समझते हैं? एथनिक या जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अर्थात ये साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। मतलब क्या है, सामाजिक विभाजन क्या है, समाज का बंटवारा कर देना, समाज को विभाजित कर देना। उनकी सबकी संस्कृति एक है, क्या है, साझी संस्कृति, उन सबकी संस्कृति एक ही है, पर फिर भी क्या हो, वो विभाजन कर दिया जाए, समाज को बांट दिया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एथनिक या जातीय कहते हैं। अब ये एथनिक जाति किन किन आधार पे हो सकता है? जाति के आधार पे हो सकता है, लिंग, लड़का में और लड़की में भेदभाव हो सकता है, रंग, काले गोरे में भेदभाव हो सकता है, और भाषा के आधार पे, जैसे कि हम लोग ने देखा ही है डच और फ्रेंच, तमिल और सिन्हालाओं के बीच में भाषा के आधार पे भी क्या है, भेदभाव हो सकता है। एक शब्द हमने पढ़ा बहुसंख्यक, जिनकी बहुत ज्यादा संख्या हो वो बहुसंख्यक होते हैं, और एक पढ़ा अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या क्या हो, कम हो, वो क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। तो हमारे एथनिक और जातीय शब्द से हम क्या समझते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल, बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए, कि बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति क्या है, वो कहां पर है, कैसा देश है, वो हमें बताना है। देखिए बेल्जियम, राष्ट्र कौन सा है, बेल्जियम, वहां की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। ठीक है,
महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में? यूरोप में है। और क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा राज्य से भी कम है। हमारा हरियाणा भी क्या है? इनसे बड़ा है, पर ये हरियाणा से भी छोटे हैं। इनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पड़ोसी देश हम लोग मानचित्र से देख लेते हैं। इनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, ठीक है, लग्जमबर्ग छोटा सा है, जर्मनी और नीदरलैंड। तो कौन कौन से हैं? जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस और नीदरलैंड, ये चार क्या है? इनके पड़ोसी देश है। ये क्या थी? बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति थी, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। तीसरा सवाल, बेल्जियम की जातीय बनावट किस प्रकार है? मतलब वहां पे किस किस कौन कौन से वर्ग थे, कौन कौन से समूह थे? ये जो पूरे सवाल है, इन सवालों से हमारा क्या पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, जिससे कि हमें बहुत अच्छे से आगे जाके किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातीय बनावट बेल्जियम की कैसी है? वहां पे दो मुख्य वर्ग हैं, एक है जो डच बोलते हैं वो लोग हैं, और एक जो फ्रेंच बोलते हैं वो लोग हैं। डच बोलने वाले 59% लोग हैं, और ये क्या है? बहुसंख्यक है, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा है, और जो संख्या में बहुत ज्यादा हो वो बहुसंख्यक होता है। दूसरी तरफ फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ये 40% है, ये इनकी तुलना में कम है, इसलिए ये क्या है? अल्पसंख्यक है। जो डच बोलते हैं वो कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश क्षेत्र में। कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश क्षेत्र में। और जो लोग फ्रेंच बोलते हैं वो कहाँ रहते हैं? वेलोनिया क्षेत्र में। वेलोनिया क्षेत्र में। और ये जो है ये क्या है? वहां की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो इनकी जातीय बनावट भी हम लोगों को समझ में आई। पर इसमें 1% और भी है। वो 1% कौन है? जर्मन है। वो 1% वर्ग किधर रहता है? वो 1% वर्ग इस एरिया में, इस क्षेत्र में रहता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रुसेल्स की जातीय बनावट बेल्जियम की जातीय बनावट से किस प्रकार भिन्न है, मतलब अलग है। भाई बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है और ब्रुसेल्स की जातीय बनावट कैसी, दोनों में अंतर था या नहीं था? तो वो अंतर ही हम लोगों को जानना है। तो देश की जातीय बनावट अलग थी और ब्रुसेल्स की अलग थी। ब्रुसेल्स में क्या था? फ्रेंच 80% थे, बहुसंख्यक थे। और ब्रुसेल्स मुख्य क्यों है? क्योंकि राजधानी से पूरा देश चलाया जाता है। तो फ्रेंच क्या थे? 80% थे, ये संख्या में बहुत ज्यादा इसलिए बहुसंख्यक है। और दूसरी तरफ डच थे जो सिर्फ 20% थे, बहुत ही कम थे, तो इसलिए ये अल्पसंख्यक हो गए। और अलग क्यों है बेटा? ये पूरे देश से अलग क्यों है? क्योंकि पूरे देश में ये लोग अल्पसंख्यक है। पूरे देश में ये लोग अल्पसंख्यक है, पर यहां पर बहुसंख्यक है, जहां से पूरा देश चलता है। और इसीलिए ये लोग क्या, ज्यादा आर्थिक ताकतवर भी है, ज्यादा शिक्षा में भी आगे हैं, रोजगार में भी आगे हैं, सब में आगे हैं। और डच क्या है? पूरे देश में तो ज्यादा है, पर जहां से देश चल रहा है वहां पे क्या है? ये लोग कम है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आया कि किस प्रकार से बेल्जियम में ब्रुसेल्स की जो राजधानी है उससे किस प्रकार से दोनों में जातीय बनावट अलग अलग है। ठीक है, किस प्रकार से एथनिक जातीय का क्या मतलब होता है, बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति क्या है। ये जो चारों सवाल जो हमारे बेल्जियम से जुड़े हुए थे वो हम लोगों ने पढ़े। अब आगे बढ़ते, श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अब श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति कैसी, वो कौन से जगह पर है, वो सब कुछ जानते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश। द्वीपीय देश का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ और बीच में उसके क्या हो? जमीन, और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। तो श्रीलंका कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है, जहां पर क्या है? उसके बीच में जमीन और चारों तरफ ही पानी है। देश हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं। वहां की राजधानी कौन सी? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। अब तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये बात कि वहां की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। और कभी कोई कोलंबो पे सवाल करे तो आप जवाब दे दीजिएगा। महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हमारा भारत भी कौन से महाद्वीप में? एशिया में। आबादी कितनी है वहां की? 2 करोड़ है। कितनी आबादी है? 2 करोड़ है। और वहां पे जो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी है वो कहां पे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी आपको यहां पे देखना को मिलेगा। कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों पास पास में ही है। ठीक है, पर दोनों जगहों का अच्छे से विकास हो सके इसलिए दोनों राजधानियों को बनाए रखा है सरकार ने। तो ये क्या है? श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति। अब अगला सवाल, श्रीलंका की जातीय बनावट किस प्रकार है? बनावट बोलिए, बुनावट बोलिए, किस प्रकार है श्रीलंका की जातीय व्यवस्था, ये भी आप बोल सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है तो हमारा जवाब एक ही होगा, और वो क्या है वो देखिए। अब श्रीलंका में जातीय बनावट में 2 समूह मुख्य है, एक सिन्हाला और एक तमिल। सिन्हाला कितने हैं? 74% है। कितने हैं? 74% है। और तमिल कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो 18% है। तमिल में भी 2 वर्ग है, एक श्रीलंकन तमिल है और एक भारतीय तमिल है। श्रीलंकन तमिल वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि शुरुआत से श्रीलंका में रह रहे हैं, वहां के मूल निवासी है। वो कितने हैं? 13% है। और भारतीय तमिल 5% है। भारतीय तमिल वो है जब पूरी दुनिया पर उपनिवेशवाद का, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, और उस समय भारत से, तमिल साइड की दक्षिण दिशा से कुछ लोगों को क्या है, श्रीलंका भेज दिया गया और बोला चाय के बागानों में काम करो। और फिर इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है जो वो क्या है, श्रीलंका में रहने लग गए और वहां पर तमिल बोलने लगे, तो ये वहां के ही निवासी बनकर रह जाते हैं। वो 5% वो है। इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है तो इसलिए बहुसंख्यक है। इनकी संख्या क्या है? कम है, तो ये अल्पसंख्यक है।
ये कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं। ये कौन से धर्म को मानते हैं? ये हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों को मानते हैं। दोनों धर्म के लोग हैं इस भाषा के समुदाय में। अब 7% ईसाई धर्म के लोग, वो दोनों भाषा बोल लेते हैं, कुछ सिनाला बोल लेते हैं, कुछ तमिल बोल लेते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये किसी प्रकार का कोई ज्यादा मुख्य प्रभाव नहीं डालेगा श्रीलंका की राजधानी पे, जिस प्रकार से कि बेल्जियम की राजधानी पे जर्मन ने कोई प्रभाव नहीं डाला था। तो ये क्या है, श्रीलंका की जातीय बनावट और श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भी हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब आगे देखते हैं। अब हल्ला बोल प्रश्न का अगला सवाल कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुसंख्यकवाद और गृह युद्ध से क्या तात्पर्य? कि बहुसंख्यकवाद और गृह युद्ध क्या है, ये आप हमें बताइए। तो देखते हैं। बहुसंख्यकवाद, हम बहुसंख्यक जान चुके हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और अगर वही बहुसंख्यक देश पे राज करने लग जाए तो वो कहलाता है बहुसंख्यकवाद। फिर भी परिभाषा को देखते हैं। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनचाहे ढंग से, कैसे? मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। मतलब क्या करेगा कि पूरे देश पे जो बहुसंख्यक है, जिनकी ज्यादा संख्या है, वो क्या करेंगे, पूरे देश पे अपने हिसाब से राज करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को क्या कर देंगे, नकार देंगे, उनकी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं सुनेंगे, जिससे क्या होता है, देश में स्थिति खराब हो जाती है। तो बहुसंख्यकवाद का यही मतलब होता है, जिस समुदाय की संख्या ज्यादा हो वो अपने ही देश में राज करने लग जाए और अल्पसंख्यकों को क्या करे, बिल्कुल नकार दे। कैसे नकार दे? जैसे कि दूध में से मक्खी को निकालकर हम लोग फेंक देते हैं। ये एक इमेज है जिसमें क्या है, तराजू है, एक तरफ ज्यादा लोग, एक तरफ कम लोग। जो ज्यादा है वो झुके हुए, मतलब उनका पलड़ा भारी है। अब गृह युद्ध देखते हैं। गृह युद्ध, युद्ध मतलब लड़ाई, हम सब जानते हैं। गृह युद्ध मतलब देश में ही लड़ाई हो जाए, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। मतलब क्या हो, सरकार कोई काम कर दे और उस जब सरकार काम करेगी वो किसी समुदाय के पक्ष में तो किसी समुदाय के विपक्ष में होगा। ठीक है, जैसे कि क्या होगा यहाँ पे, जब सरकार काम करने लगेगी तो सिन्हाला के तो पक्ष में करेगी और तमिलों के विपक्ष में करेगी। तो जो सरकार के विरोधी समूह है, जो विपक्ष में समूह है सरकार के, वो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और अगर वही आंदोलन हिंसक होने लग जाए तो क्या होगा, जो पक्ष में समूह है, जो सरकार के साथ खड़ा है वो समूह, और जो सरकार के विपक्ष खड़ा है वो समूह, उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। मतलब देश में ही, जब देश में ही दो समूह, दो जाति, दो धर्म के लोग लड़ने लग जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। मतलब देश के लोग ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वही क्या है, गृह युद्ध होता है। ठीक है, और इसी प्रकार जैसा कि आपको पिक्चर में, इमेज में दिख रहा है कि लोग क्या अपनी मांग रखते हैं, सरकार से आवाज उठाते हैं। ठीक है, और पुलिस प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये था हमारा बहुसंख्यकवाद और गृह युद्ध का मतलब। अब अगला सवाल, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की शुरुआत किस प्रकार हुई? कि मतलब बहुसंख्यकवाद की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, यह हमें जानना है। 1948 में देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। कब आजाद हुआ? 1948 में हुआ। मैंने आपको इसकी तारीख भी बताई थी, कब हुआ था, 4 फरवरी 1948 को देश आजाद होता है। आजाद होते ही क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। हमने भी बनाई थी, हम चर्चा कर चुके हैं। सरकार किस आधार पर होगी, बहुसंख्यकवाद के आधार पर होगी। मतलब जिस समुदाय की संख्या ज्यादा है वही सरकार बनाएगा और अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन करेगा। ठीक है, तो किसकी संख्या ज्यादा है श्रीलंका में मेरे प्यारे बच्चों? सिन्हाला समुदाय की संख्या ज्यादा है। तो इन्होंने क्या करी, अपनी सरकार बना ली। अब सरकार क्या करेगी, संसद में जाएगी। अब संसद में जाने के बाद तो एक ही काम होता है, सर, कानून बनते हैं। क्योंकि ये बात तो हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वहां पे संसद क्या करती है, देश के लिए कानून बनाती है। ये वहां के एक संसद की फोटो है जिसमें एक जो महिला नेता है वो क्या है, अपनी आवाज उठा रही है, अपनी बात रख रही है और पूरे सभी संसद के सभी लोगों को बता रही है कि हमारे देश में ये काम होना चाहिए। तो किस प्रकार से श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की शुरुआत हुई, ये पूरा इस चार्ट से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल, विधेयक 1956 में महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? मतलब जो कानून बना हुआ का 1956 का, उसमें इंपोर्टेंट क्या चीजें थी, क्या क्या प्रोविजन वहां पे करे, क्या क्या प्रावधान थी, क्या क्या बातें उसमें थी, वो हम लोगों को जानना है, वो जानते हैं। यह है 1956 का विधेयक। क्या है 1956 का विधेयक? विधेयक या कानून एक ही बात होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं विधेयक लिखा हुआ है तो भी कानून की बात कर रहा है और कानून लिखा हुआ है तो कानून की बात कर। 1956 के विधेयक में सिन्हाला सरकार ने क्या करा, सबसे पहला सिन्हेली को राजभाषा घोषित कर दिया। राजभाषा का मतलब क्या होता है, ऐसी भाषा जिसमें देश के सारे काम हो, बच्चों को पढ़ाया जाएगा उस भाषा में पढ़ाया जाएगा, सरकारी कोई काम होगा उस भाषा में होगा। मतलब देश के सभी काम किस में होंगे, सिन्हेली भाषा में होंगे, मतलब सिन्हाला भाषा में होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो फिर जिनको तमिल आती है वो क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। किसके साथ अत्याचार हुआ, तमिलों के साथ अत्याचार हुआ। आगे बढ़ते हैं। नए संविधान में सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म को।
और बौद्ध धर्म को कौन मान रहा है? सिन्हाला वाले मान रहे हैं। और जो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, उनका क्या होगा? वो अपने धर्म को ना माने, वो अपनी देवी देवताओं को ना माने, तो फिर से क्या हुआ? तमिलों के साथ अत्याचार हुआ। उसके बाद जो तीसरा वाला, वो तो सबसे बुरा अत्याचार है। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिन्हलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाएगी। मतलब विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में अगर कोई पहले पढ़ेगा वो सिन्हाला के बच्चे पढ़ेंगे, अगर सरकारी नौकरी लगेगी वो पहले सिन्हाला के बच्चों की लगेगी। मतलब क्या है कि कोई बचा कुचा कुछ होगा ना, वो हम तमिलों को देंगे, नहीं तो वो भी नहीं देंगे। फिर से बात कहता हूं कि इतनी बुरी स्थिति करी है कि दूध में से मक्खी निकालने के साथ साथ इन्होंने दूध को भी बाहर फेंकने की पूरी पूरी दिमाग में बिठा के रख रखी है। ये 1956 की जो कानून है उसमें मुख्य प्रावधान श्रीलंका की सिन्हाला सरकार ने करे। जिस प्रकार से ये दिख रहा है कि आपको बौद्ध धर्म के जो मंदिर है उससे पता चलता है कि क्या है वहां पे बौद्ध धर्म को कितना विकसित सरकार कर रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, विधेयक 1956 के परिणामों और प्रभावों को बताइए। ठीक है, क्या क्या परिणाम रहे और क्या क्या प्रभाव रहे, यह हमें जानना। 1956 के इफेक्ट क्या है और फिर इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहा, वो हम लोगों को जानना है बच्चों। विधेयक के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव रहे 1956 के विधेयक के, वो देखिए। सबसे पहला, तमिलों की सरकार से नाराजगी होगी बिल्कुल। ना आप भाषा बोलने का अधिकार दे रहे हो, ना हमारे धर्म को मानने का अधिकार दे रहे हो, ना हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हो, तो फिर हम तो नाराज होंगे ही होंगे साहब, बिल्कुल होंगे, होना भी चाहिए। तमिल भाषा और संस्कृति को लेकर सरकार असंवेदनशील है। मतलब क्या है, न तो तमिलों की जो भाषा है उसको भाव दे रही है सरकार, न संस्कृति को भाव दे रही है, ठीक है, न उनके बच्चों के भविष्य को भाव दे रही है। मतलब सरकार पूरी तरीके से कैसी असंवेदनशील है। मतलब क्या है कि तमिलों के प्रति उनके दिल में किसी प्रकार की कोई भी भावना नहीं है, कोई भी उनके लिए अच्छा काम करने की इच्छा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। किनके मन में? सिन्हाला सरकार के मन में। राजनीतिक अधिकारों से वंचित साफ साफ नजर आ रहा है। मतलब सरकार सीधी सरकारी बहुसंख्यकवाद के आधार पर बना दी, तो फिर तमिल क्या करेंगे? संसद में कौन जा रहा है? सिन्हाला जा रहा है, तो फिर तमिल क्या करे? तमिलों को भी तो कोई ना कोई तो राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। भेदभाव, सर ये तो हमें बहुत 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 अच्छे से दिख रहा है, साफ साफ भेदभाव हुआ है और बहुत ही गलत हुआ है। और जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार से अपने अधिकारों की मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। एक उम्मीद रहती है लोगों के मन में कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, हमें अधिकार दे, ये बात है। तो ये क्या था? विधेयक 1956 के प्रभाव थे। अभी तो परिणाम बाकी है, वो भी देखते हैं। सबसे पहला, तमिल और सिन्हली समुदाय में संबंध बिगड़े। तो भाई संबंध तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे भाई। मतलब सिन्हली समुदाय तो सब तो खुश है, वो तो सब खुश है, उनके तो मजे हो गए। मतलब भाई, मतलब भाषा हम हमारी बोलेंगे, हम अपने धर्म को मानेंगे, हमारे बच्चे बढ़ेंगे, मतलब मौज कर दी सिन्हाला सरकार ने इनके तो। पर तमिलों के क्या हुआ? तमिलों की तो बहुत बुरी स्थिति हो गई मेरे प्यारे बच्चों। मतलब कुछ ही नहीं छोड़ा उन्हें, कहीं का ही नहीं छोड़ा, बहुत बुरी स्थिति कर दी। तो इसलिए क्या हुआ? संबंध बिगड़े। अब क्या हुआ है? अब इनके साथ स्थिति खराब हुई है तो हाथ पे हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं, ठीक है, क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। और लड़ाई करने के लिए क्या होता है? हमें एक नेता चाहिए, और वो नेता क्या करता है? राजनीतिक पार्टी बनाता है। तो ये भी क्या करेंगे? तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर इस राजनीतिक पार्टी के नेता क्या है? लड़ाई लड़ेंगे। अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी भी तो आगे आए थे, फिर उन्होंने तो धीरे धीरे लोगों को जोड़ा। तो उस प्रकार से इन्होंने भी क्या करा? राजनीतिक पार्टियां बने। अब ये राजनीतिक पार्टी करेगी क्या सर? क्या कर लेगी? तो क्या करेगी वो सुनो। इनके 3 मुख्य उद्देश्य, किसके? तमिलों के। पहला, तमिल को राजभाषा बनाना। मतलब आप क्या करो, सिन्हाला को भी चलने दो और तमिल को भी राजभाषा बना दो, तो सिन्हाला में भी काम हो और तमिल में भी काम हो, ये बात इन्होंने कही। दूसरा, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने, ठीक है, मतलब जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उसको स्वतंत्रता दो। मतलब वहां पे हमारी बातें मानी जाए, ठीक है, कुछ कानून ऐसे हो जो हम बना सके, हमारे समुदाय के लोग बना सके, ऐसी स्वतंत्रता दीजिए। तीसरी, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष, और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और हम लोगों को अच्छा रोजगार और हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए भी आप क्या करो? प्रावधान करो। 3 मांग है, राजभाषा बना दो, क्षेत्रीय स्वतंत्रता दो और उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार दो। ये इनकी 3 मांग है, किसकी है? राजनीतिक पार्टियों की। परंतु 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल इलम सरकार बनाने की मांग उठी। मतलब अब क्या हुआ? 1980 में आके स्थिति और भी खराब हो गई और धीरे धीरे क्या हुआ? बिल्कुल एक अलग सरकार और एक अलग राज्य बनाने की मांग क्या है? तमिलों ने उठा दी। परंतु सरकार ने तो क्या कर रखा है? सिन्हाला सरकार ने कान में रुई डाल रखी और बढ़िया सो रही है, बढ़िया नींद ले रही है। तो क्या करा उन्होंने? किसी की नहीं सुनी। परंतु सिन्हली सरकार ने सभी मांगों को नकार दिया, जिससे देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। क्या हुआ? गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई मेरे प्यारे बच्चों। मतलब सिन्हाला सरकार ने किसी की नहीं सुनी और देश की स्थिति को बहुत खराब कर दिया। ये क्या थे? विधेयक के प्रभाव और परिणाम थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल है हमारा, गृह युद्ध ने श्रीलंका को किस प्रकार से प्रभावित किया? ठीक है, किसने? गृह युद्ध ने। गृह युद्ध के क्या क्या
प्रभाव श्रीलंका पे पड़े वो हम लोगों को जानना है। गृह युद्ध के प्रभाव, सबसे पहला, दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, बहुत बुरी स्थिति हुई। सिन्हाला समुदाय से भी लोग मरे तो तमिल समुदाय से भी लोग मरे। काफी लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए। जिन लोगों के मन में डर घुस गया कि नहीं यार अब यहाँ पर हम लोगों को नहीं जीने दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो वो क्या है दूसरे देश में चले गए, वहां के शरणार्थी बन गए। दूसरे देश की उन्होंने क्या करी, शरण ले ली और कहा कि अब हम लोगों को क्या है आप रखो, क्योंकि हमारे देश में हमारी सुरक्षा नहीं हो पा रही। और 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ और अंत भी बहुत बेकार हुआ, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। हर तरफ ही बहुत बुरी लड़ाई की स्थिति हुई, जिससे कि यह हमारे प्रभाव श्रीलंका पर पड़े। इनके अलावा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो गई, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब कुछ मतलब बहुत बेकार हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध है ना, युद्ध कभी भी शांतिपूर्ण परिणाम नहीं ला सकते। युद्ध हमेशा हर समुदाय के लिए खतरनाक है और सभी के लिए क्या है, वो अंत है वो बहुत बुरा लेकर आता है। अब अगला हल्ला बोल पर्सन क्या है वो जानते हैं। अगला हल्ला बोल पर्सन है कि सर बेल्जियम मॉडल क्या था। बहुत बहुत बढ़िया सर, बेल्जियम मॉडल क्या था, तो अब इसे देखते हैं। बेल्जियम मॉडल, इस बेल्जियम मॉडल में क्या था, बेल्जियम मॉडल के लिए सरकार ने वहां ने 1970 और 1993 के बीच में वहां के संविधान में क्या करा, 4 बार संशोधन करा। कितनी बार संशोधन करा, कितनी बार बदलाव करा, 4 बार बदलाव करा। और वो बदलाव करके क्या करा, 4 प्रकार की सरकारें बनाई। वो सरकारें कौन कौन सी है, पहली है केंद्र सरकार। ये केंद्र सरकार क्या करेगी मेरे प्यारे बच्चों, पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। यहाँ पे जो होंगे दोनों भाषा के मंत्री होंगे, डच भाषा के भी और फ्रेंच भाषा के भी बराबर मंत्री होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी कानून देश के लिए बनेगा तो दोनों भाषा के लोगों का समर्थन होना चाहिए, तभी जाके कानून बनेगा। एक भाषा के समुदाय ने मना कर दिया तो वो कानून नहीं बन सकता। दूसरा, राज्य सरकारें कुछ शक्तियां, केंद्र सरकार की शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी, बोलना आज से इन पर तुम कानून बनाओगे, तुम काम करोगे, और जिन विषयों पर तुम कानून बनाओगे उन पर हम बीच में नहीं बोलेंगे। मतलब राज्य सरकार क्या है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा, राजधानी की सरकार, मतलब क्या है, ब्रुसेल्स में अलग से राजधानी की सरकार बनाई जाएगी और वहां पे दोनों समुदायों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये राजधानी में सरकार क्यों बनाएगी, क्योंकि जो केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए बनी, वहां पर क्या था, डच बहुसंख्यक थे, पर फिर भी इन्होंने क्या करा, डच ने मान लिया कि बराबर मंत्री बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए राजधानी में भी सरकार बनाई गई और फ्रेंचों ने कहा कि भाई ठीक है, तुमने पूरे देश के लिए माना तो हम भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम भी बलिदान देते हैं और हम ये कहते हैं कि राजधानी में बराबर बनाओ, ठीक है। मतलब इससे क्या है, यहां पे कौन बलिदान दे रहा है, कौन, डच के लोग, ज्यादा होने के बाद भी बराबर मंत्री बन रहे हैं। और यहां पे कौन बलिदान दे रहा है, फ्रेंच समुदाय के लोग। 80% होने के बावजूद भी कह रहे हैं 50% से 50% प्रतिनिधित्व, दोनों का बराबर प्रतिनिधित्व। यही होता है असली समझदारी का मॉडल। चौथा है सामुदायिक सरकारें, जो अपने समुदाय के लिए आवाज उठाएगी, अपनी भाषा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम करेगी। और इनको कौन चुनेगा, उसी समुदाय के लोग चुनेंगे जिस समुदाय के वो सरकार चुन रहे हैं, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझाइए कि सत्ता की साझेदारी क्यों करनी चाहिए, इसके क्या जरूरी जो प्रभाव है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जानते हैं। सत्ता की साझेदारी का महत्व, सबसे पहले जो शब्दकोश है उसे समझते हैं। युक्तिपरक, युक्ति का मतलब मैं बता चुका हूं, आइडिया। क्या है आइडिया, जो आइडिया होता है, जो आइडिया से हम बिल्कुल आइडिया सोचते हैं, वो हम पूरा सोच समझ के काम करते हैं, वही होता है युक्तिपरक। हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, ठीक है। मतलब आप क्या है, जब सोचते हो कोई आइडिया सोचते हो, पूरा सोच ले तो इसमें मुझे ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा, मुझे इसमें इतने पैसे लगाने, इतने नहीं लगाने, पूरा सोच समझ के ही क्या है आप काम करते हो। और दूसरी तरफ क्या होता है, पूरी तरह से नैतिकता के आधार पर फैसला अक्सर इसके उलट होता है। नैतिकता का काम और युक्तिपरक ये दोनों अलग अलग है। नैतिकता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, नैतिकता होते हैं हमारे सिद्धांत, हमारे विचार, हमारी विचारधारा, ठीक है, हमारी संस्कृति, ये नैतिकता है, ठीक है। हम किसी से झुककर नमस्ते करते हैं, ये हमारी नैतिकता, ये हमारे बारे में बताती है हम कैसे इंसान हैं। और हमारा सोचा गया आइडिया क्या होता है, हमें पूरा, हम उसमें सावधानी, लाभ हानि सब कुछ सोचते हैं, पर नैतिकता में हम लाभ हानि नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हम अपने विचारों को, हमारी संस्कृति को दिखाते हैं। अब और भी इसको समझते हैं। युक्तिपरक तर्क, युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है। किस पर जोर देगा, परिणाम, फाइनल रिजल्ट, बस सीधा, हमें तो रिजल्ट से मतलब होता है, वो काम कौन करता है, युक्तिपरक करता है। दूसरा है नैतिक तर्क, नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताते हैं, मतलब इंपोर्टेंट महत्व के। भाई आज आप किसी से नमस्ते करो, वो आपके महत्व को बताते हैं, देखो यार ये बच्चा कितना संस्कार है, ठीक है, इसके घर वालों ने क्या संस्कार दिया, या आपके इंपोर्टेंस को बता रहे हैं, आपके जो नैतिक विचार है उनको बताते हैं। तो युक्तिपरक में और नैतिक में यह अंतर होता है। आगे, पहला
सामाजिक समूह के बीच कोई टकराव नहीं होगा। अगर आप सत्ता की साझेदारी करते हैं, अपने समूहों के बीच में सत्ता को बांट देते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक समूह के बीच में टकराव नहीं होता है। अगर नहीं बांटोगे तो श्रीलंका जैसी हालत होगी, और अगर बांट लोगे तो बेल्जियम जैसी। अब ये आपके हाथ में। राजनीतिक व्यवस्था के लिए, स्थायित्व के लिए अच्छा है। राजनीतिक व्यवस्था आराम से, प्यार से, स्टेबल होके एक बार बन के काम करती रहती है। अब क्या है, श्रीलंका की सरकार क्या काम कर पा रही थी? क्या नहीं कर पा रही थी? घरे युद्ध की स्थिति हो रही है, लोग नाराज हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो काम नहीं कर पाई। पर बेल्जियम ने क्या करा, 4 सरकारें तो बना दी, पर वो चारों सरकारें प्यार प्रेम से मिलजुल के रह रही है और मिलजुल के काम कर रही है। सत्ता में साझेदारी न देना अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी खतरा है। अल्पसंख्यकों के लिए तो खतरा है ही, जैसा कि हमने देखा तमिलों को खतरा है, पर यह खतरा बहुसंख्यक समुदाय को भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक दिन बहुसंख्यक समुदाय में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो नाराज होंगे कि भाई एक ही एक समुदाय बार बार में राज क्यों कर रहा है, और उसी समुदाय के लोग हमें भी वहां पर राज करने क्यों नहीं देते। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि अगर पुरुष राज करेंगे सेनाला समुदाय के, तो महिलाएं नाराज हो जाएंगी। उसी समुदाय की है, परंतु नाराज होके वो भी कल को विरोध कर सकती है, तो ये उनके लिए भी खतरनाक हो जाता है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र क्या है? जनता की व्यवस्था। और मैंने क्या कहा, जनता में कौन आता है? सब आता है। जनता में समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी जनता है, चाहे वो जाति से पिछड़ा हुआ हो, चाहे वो लिंग से पिछड़ा हो, रंग से कैसा भी हो, उसकी भाषा कैसी हो, उसका धर्म कैसा हो, पर वो जनता है। लोकतंत्र में जनता है, और हम इसे जनतंत्र भी कहते हैं। मतलब एक एक इंसान हमारे लिए क्या है? इंपोर्टेंट है। तो आप उस एक एक इंसान तक उस सत्ता की साझेदारी हो जाती है, वो बट जाती है, तो वो क्या है? बहुत बढ़िया है। और इसीलिए सत्ता की साझेदारी को क्या कहा गया है? लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। मतलब जनता के हर समुदाय, हर वर्ग के पास क्या हो? सत्ता की साझेदारी हो। लोकतंत्र का महत्व सत्ता को बांटना। मतलब लोकतंत्र मैं कहते हैं ना, वो 4 चांद और लग जाएंगे। वो कब लगेंगे? जब आप सत्ता को बांट दोगे। सत्ता को बांट दोगे, अलग अलग समुदायों में वो सत्ता रहेगी, अलग अलग लोगों के पास वो सत्ता रहेगी, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि लोकतंत्र और भी अच्छा हो जाएगा, उसकी और भी इंपोर्टेंस बढ़ जाएगी। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। मतलब वैध सरकार, अच्छी सरकार वही है जो सभी समुदायों को साथ जोड़ के रखे। भाई आज क्या है, जैसे मानो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री, अब अपनी सरकार में उन्होंने सभी धर्म, सभी जाति, लिंग, वर्ग, सभी प्रकार के लोगों को मंत्री बनाया है। ठीक है, अब सभी को बनाया है, तो क्या सभी समुदाय, सभी जातियों के मन में क्या है कि हाँ एक है भाई, हमारा भी मंत्री वहां पर बैठा हुआ है। तो इससे क्या होता है? यही एक अच्छी सरकार कही जाती है, जिससे कि क्या हो? समूह शासन बहुत प्यार से काम करता हूं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? सत्ता की साझेदारी का महत्व देखा। बेल्जियम मॉडल देख लिया, अब सत्ता की साझेदारी का महत्व देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लोकतांत्रिक देशों में ताकि साझेदारी को किस प्रकार से हासिल किया जा सकता है? जो सत्ता की साझेदारी है उसको हम किस किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये जो हमने ये तो लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था, पर फिर भी इसको रिवाइज करते हैं। सत्ता की साझेदारी किस किस प्रकार से बांटी जा सकती है? सबसे पहला, शासन के विभिन्न अंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कौन होती है? जो विधेयक बना सके, जो कानून बनाती है। और कानून कौन बनाती है? कानून बनाती है संसद। और हमारे देश में संसद कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिला के क्या बनाती है? संसद बनाती है। ये कानून बना भी सकते हैं, पुराने कानून को हटा भी सकते हैं, और पुराने कानून में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, पहला। उसके बाद दूसरा, कार्यपालिका, जो कानून बनाया गया है उसको लागू करवाएंगे। ठीक है, इस कार्यपालिका में भी 2 लोग आते हैं, एक राजनीतिक होते हैं जैसे कि मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे, और एक होते हैं स्थायी रूप से या प्रशासनिक सेवक। ठीक है, जैसे कि कलेक्टर हो गया, ठीक है, जिला पुलिस अधीक्षक हो गया, ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं? उस कानून को लागू करवाते हैं। फिर तीसरा बात है न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन है? हमारे देश में जितनी भी अदालतें हैं, उन सारी अदालतों को अगर हम मिला के बोलेंगे, हम न्यायपालिका बोलते हैं। और सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। वो पूरे देश के लिए होता है, वो एक ही होता है। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, वो हर राज्य में होता है। उसका जिला न्यायालय या स्थानीय न्यायालय, वो सभी जिलों में, हर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इस प्रकार से क्या है, इनका काम चलता है। उन सारी अदालतों को मिला के हम न्यायपालिका मेरे बच्चों बोलते हैं। ठीक है, और अब न्यायपालिका क्या करती है कि संविधान के बारे में बताएगी, संविधान में क्या लिखा हुआ, संविधान के अनुसार क्या काम होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार, चाहे हमारे देश की सरकार हो, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, या कोई भी संसद, कोई भी विधायक का क्या करे, संविधान के खिलाफ जाके कानून बनाए, संविधान से ऊपर उठकर अगर कानून बनाती है तो उसे क्या कर देगी? अमान्य घोषित कर देगी। कौन करेगी? न्यायपालिका घोषित करेगी। और क्या कहा था हमने कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
और मीडिया, ये चारों क्या है, लोकतंत्र के स्तंभ है। और इनकी छत क्या है, इनकी छत भारत का संविधान है। और इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सरकार के विभिन्न स्तर, एक होती है केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए काम करती है, और एक होती है राज्य सरकार जो अपने अपने राज्यों के लिए काम करती है। अब ये दोनों क्या क्या काम करेगी, ये संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इन चीजों पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी और इन चीजों पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये जो हम अध्याय 2 शुरू करेंगे ना, संघवाद, उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी पूरा इसी के बारे में कि क्या कौन से काम पे केंद्र सरकार काम कर सकती है और कौन से कानून पे राज्य सरकार काम कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समूह, अब क्या होता है, हर देश में कुछ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे अलग अलग प्रकार के समूह रहते हैं। उन सामाजिक समूहों को भी क्या करा जाए, सत्ता में साझेदारी दे दी जाए। जैसे कि क्या हुआ, बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी मंत्री बराबर बन रहे, राजधानी में दोनों की बराबर प्रतिनिधित्व हुए, तो ये क्या हो जाता है, सामाजिक समूह हो जाता है। उसके बाद है दबाव समूह और आंदोलन समूह। जब ये सामाजिक समूह जो हमने ऊपर पढ़ा, ये सामाजिक समूह ही सरकार पे क्या करने लगे, दबाव बनाने लगे, प्रेशर बनाने लगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, दबाव समूह कहेंगे। ये है वही समूह, पर ये क्या कर रहे हैं, हम सरकार पे दबाव बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें दबाव समूह कह रहे हैं। ये दबाव क्यों, कैसे बना रहे हैं, आंदोलन के द्वारा बना रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उन आंदोलनों से क्या कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए सरकार से कुछ अच्छा मांग सके, देश में बराबर की हिस्सेदारी ले सके, इसलिए। तो ये क्या था, सत्ता के साझेदारी के रूप से। यहां पर अपने हल्ला बोल प्रश्न सारे खत्म हो गए। हमने जितना भी पढ़ा था, जितना भी डर था, वो सब पे हमने हल्ला बोल दिया। अब आते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पे, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उन पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वो प्रश्न कौन कौन से। पहला सवाल, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दे। तो अब भी हमने पढ़ा है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, कौन कौन से हैं, शासन में विभिन्न अंग, सरकार के विभिन्न स्तर, सामाजिक समूह, दबाव समूह या आंदोलन। उन चारों के बारे में आपको लिखना होगा अगर ये सवाल आपके परीक्षा में आता है। दूसरा, भारतीय संदर्भ में, मतलब भारत की बात करते हुए भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। ठीक है, कि सत्ता की साझेदारी या हिस्सेदारी एक ही बात होती है, जब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं तो भारत की बात करते तो एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। देखो, भारत क्या बेटा, भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत ही बड़ी आबादी रहती है, अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो ऐसी जगह पर क्या है, जब हम सरकार के अलग स्तर बना देंगे, सरकार के अलग अंग बना देंगे शासन के, तो उससे क्या होता है कि देश अच्छे से चलेगा। अब देखो क्या होता है, केंद्र सरकार अकेली पूरे देश को नहीं चला सकती। मानते हैं वो पूरे देश के लिए कानून बना रही है, पर मान लो कि हम सब क्या है, प्रधानमंत्री तक नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्या करा हमने, एक राज्य सरकार बना दी। वैसे तो हम सब मुख्यमंत्री तक भी नहीं जाते, पर फिर भी एक राज्य सरकार बना दी कि अगर कोई छोटी मोटी परेशानी होती है तो हम राज्य सरकार तक ही उसे सॉल्व कर ले। तो क्या है, ये इसके युक्तिपरक और नैतिक कारण है कि भाई बड़ी आबादी होने के कारण क्या हमने सरकारों के विभिन्न स्तर बनाए, सामाजिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी दी, जिससे कि क्या हो, शांति प्रिय से हमारा देश अच्छे से काम कर सके और हर देश की, हर नागरिक की बात सरकारें सुन सके। आगे के सवाल पे बढ़ते। देखो, इस अध्याय को पढ़ने के बाद, ये अध्याय पढ़ने के बाद आप जैसे कोई छात्र हैं, 3 छात्र हैं, अलग अलग निष्कर्ष निकाले। ये पढ़ने के बाद उन्होंने पूरा पढ़ के चैप्टर पूरा सारांश जो निकाला वो क्या है, आप इनमें से किससे सहमत है, हम किससे सहमत है। सवाल में मुख्य बात को आप अंडरलाइन कर लेंगे, हम किससे सहमत हैं और क्यों है। जवाब करीब 50 शब्दों। तो पहले तीनों की बात पढ़ते हैं। थमन, थमन क्या बोलता है, जिन समाजों में क्षेत्रीय, मतलब क्षेत्र के आधार पे, भाषाई, भाषा के आधार पे और जातीय आधार पे विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ये कहना चाहता है, मतलब जिस देश के क्षेत्र बड़े हो, मतलब बड़ा बड़ा क्षेत्रफल हो, बड़े बड़े देश हो जैसे कि भारत, ठीक है, कहीं पे अगर भाषा के आधार पे या जाति के आधार पे विभाजन है तो वही देश क्या करे, सत्ता की साझेदारी करे। तो क्या ये बात सही है, अभी देखेंगे। मथाई ने कहा कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। मतलब मथाई कह रहा है कि ऐसी जगह सत्ता की साझेदारी करो जो देश भी बहुत बड़ा है और वहां पे अलग अलग समूहों में भी लोग बटे हैं, ऐसी जगह ही करो। इसकी भी आगे देखते हैं। ओसेफ, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। देखो बच्चों, ओसेफ की बात बिल्कुल सही है, सत्ता की साझेदारी हर जगह होनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सामाजिक विभाजन ना हो या ना हो। तो क्या है, ओसेफ सही है और थमन और
मथाई गलत है। ओसेफ ने सही बात कही है। इससे हम लोग यही निष्कर्ष निकालते हैं कि सत्ता की साझेदारी हर जगह होनी चाहिए, चाहे देश बड़ा है चाहे छोटा है, देश में सामाजिक विभाजन है या नहीं है, पर क्या हो, सत्ता की साझेदारी हो जिससे कि देश में क्या हो, शांति प्रिय से सारे काम हो सके। आगे बढ़ते, सवाल बहुत बड़े बड़े हैं पर आंसर इनके बहुत छोटे छोटे हैं। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चेटम, मतलब ब्रुसेल्स के पास एक शहर है, कौन सा है, मर्चेटम, के मेयर ने अपने, मेयर मतलब वहां का एक राजनीतिक अधिकारी, मतलब ये मान लो उस शहर का सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो मेयर होता है, अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक को सही बताया। उसने ये बोला कि जो मर्चेटम शहर में क्या जो स्कूल है वहां पे फ्रेंच मत बोलो। अब इसने सब बोला क्यों, मेरी बात सुनो। देखो, बेल्जियम ब्रुसेल्स के निकट शहर मर्चेटम है, ये मर्चेटम कहाँ आ रहा है, ब्रुसेल्स के पास में आ रहा है। ब्रुसेल्स कहाँ पे था, फ्लेमिश क्षेत्र में था, और फ्लेमिश क्षेत्र में कौन ज्यादा बोलने वाले, डच बोलने वाले लोग थे, हैं, तो हम मानते हैं कि जो मेयर होगा ये भी डच भाषी होगा। तो इसने क्या बोला कि स्कूलों में फ्रेंच मत बोलो। उन्होंने कहा है कि इसे डच ना बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जोड़ने में मदद मिलेगी। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे फ्रेंच नहीं बोलेंगे तो डच भाषी लोगों की जो संस्कृति वो अच्छी और भी मजबूत होगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखे। अब बचाओ, अब ये पूछ रहा है क्या आपको इनका फैसला सही लगा है? बेल्जियम ने जो सत्ता की साझेदारी करी है उसके हिसाब से इसका फैसला सही है? बिल्कुल 100% गलत है, 100% गलत है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि सब अपनी भाषा बोल भी सकते हैं, सभी को अपनी भाषा बोलने का, संस्कृति बोलने का अधिकार है, और आप पूरे देश में किसी भी प्रकार से लोग रह सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं और अपनी संस्कृति को मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मेयर साहब है ना, ये गलत है, ये गलत बोल रहे हैं और हमको इनकी बात नहीं माननी। अगला सवाल, ये एक उदाहरण दिया गया है और इसमें हमें क्या है, एक युक्तिपूर्वक कारण बताना। इस उदाहरण के द्वारा ही क्या है, हमारा आंसर निकल जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। देखो, पहली बात, महात्मा गांधी का सपना क्या था? महात्मा गांधी क्या कहते थे मेरे प्यारे बच्चों? उन्होंने कहा है जो भारत है ना वो गांवों में बसता है, विलेज जो गांव है वहां पे भारत की आत्मा बसती है, तो इसलिए गांवों का विकास होना बहुत जरूरी है, ये बात उन्होंने की। अब ये जो पंचायत है, पंचायत क्या होती है? पंचायत होती है बेटा, पंचायत तीसरा स्तर है हमारे देश में सरकारों का, जहां पे आप सरपंच चुनते हैं, शहर में रहते हैं तो आप पार्षद चुनते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से इन्होंने क्या कहा है, और जब हमारे देश में संविधान बन चुका था 1950 में, जब संविधान लागू हुआ तब हमारे संविधान में सिर्फ 2 स्तर थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये बाद में जाके जोड़ा गया है पंचायती राज का। तो ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के सपनों और संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पंचायतों को अधिकार देने चाहिए। मतलब और भी अधिकार क्या हो, पंचायतों को दो, सरपंच को दो, पार्षदों को दो, इनको अधिकार देने चाहिए। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है, मतलब पंचायती राज ही क्या है, सच्चा लोकतंत्र। देखो होता क्या है, अब क्या होता है, प्रधानमंत्री संसद ने कोई कानून बना दिया, हम वहां पर नहीं गए, कोई राज्य किसी भी राज्य की सरकार ने कोई कानून बना दिया, हम वहां पर भी नहीं गए। पर गांव में क्या होता है, गांव में जो कानून बनता है वो सबसे मुखिया कौन है, वहां पे सरपंच है, सबसे मुखिया जो है वो है सरपंच। और सरपंच जैसे मान लो सड़क बनवानी, उसका बजट पास करेगा, तो वहां पे क्या गांव के सारे लोग आके बैठेंगे, सारे लोग कौन, जितने भी 18 प्लस से ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, वो सारे लोग आके बैठेंगे, उन सबसे पूछता है और फिर उस चीज को काम करवाता है, ठीक है। और कोई गांव की परेशानी लोगों से पूछता है, सारा काम लोगों की परमिशन से, डायरेक्ट सीधा लोगों की परमिशन से ही काम होता है। इसलिए कहा गया है कि क्या है, पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। क्यों? क्योंकि सच्ची जो जनता के हाथ में पावर है वो क्या है, पंचायत में ही है। बाकी तो हम प्रधानमंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, पर वो अपने हिसाब से कानून बना दे, पर उनमें से कोई हमसे नहीं पूछता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सरपंच हमसे पूछता है, ये व्यवस्था होती। ये सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। किन के हाथों में सौंपता है, लोगों के हाथों में सौंपता है। डायरेक्ट लोगों से पूछ रहा है ना, सड़क बनवाऊं या नहीं बनवाऊं, ठीक है, ये काम करवाऊं या नहीं करवाऊं, ठीक है, इतना पैसा लग रहा है, लगाऊं या नहीं लगाऊं, हर चीज सरकार लोगों से पूछ रहा है। कौन से लोगों से, 18 प्लस के लोगों से, क्योंकि उन्होंने वोट करा है। ये क्या है, होता है कि वयस्क लोग होते हैं, मतलब एडल्ट लोग होते हैं, जो कि क्या है, उनके सोचने की, समझने की शक्ति अच्छी होती है, इसीलिए 18 से ऊपर के सभी लोगों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है, और उन्होंने वोट भी दिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। वो आप क्या है, भ्रष्टाचार कम करने, क्या होगा भाई, सीधा
कानून बनाने वाला कौन? सरपंच। और उसमें भागीदारी करने वाली कौन? जनता। दोनों आमने सामने, तो भ्रष्टाचार होगा कहां से? न तो जनता सरपंच को देगी, न सरपंच जनता के सामने लेगा, क्योंकि ले लेगा तो अगली बार वो उसको वोट नहीं देंगे। तो क्या होगा? भ्रष्टाचार बिल्कुल कम हो जाएगा। दूसरी बात, प्रशासनिक कुशलता, मतलब काम करने में भी एक्सपर्टाइजेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सुनो, जैसे सरपंच है, भाई काम हो गया, उसने कह दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर क्या होगा? सड़क बन जाएगी। क्या? 3 महीने के अंदर अंदर सड़क बन जाएगी। 3 महीने होते ही लोग पूछेंगे, भाई सड़क बनी नहीं बनी सरपंच साहब, कब तक बन जाएगी, पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा? तो हर चीज क्या है, लोग पूछ सकते हैं। तो उससे क्या कुशलता बढ़ जाएगी। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण पड़ेगा। अब क्या विकास की योजना, सड़क बनाने की योजना विकास ही तो है, इसमें किसका प्रभाव है? लोगों का प्रभाव। तो सारे की सारी ताकत किसके हाथ में आ जाएगी? लोगों के हाथ में आ जाएगी। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है, और लोकतंत्र की नींव क्या हो जाएगी? पंचायती राज हो जाएगी। इस पूरे सवाल का सिर्फ इतना से ही मतलब है कि पंचायती राज को अधिकार देने चाहिए, जिससे कि क्या हो, सीधा सीधा लोगों के हाथ में पावर जाए, क्योंकि वहां पर सरपंच सीधा लोगों से बात करके ही किसी प्रकार की नीति बना रहा है, किसी प्रकार की बात लोगों के बीच में रख रहा है। तो इससे क्या होगा? लोगों में जागरूकता आएगी, लोग अपने अधिकारों को समझ पाएंगे और सीधा सीधा सत्ता की साझेदारी में उनकी भागीदारी हो जाएगी। अगला सवाल, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। अब देखो, कोई भी बात होगी तो कोई पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा। तो सत्ता की साझेदारी में भी क्या है, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। पक्ष वाले अपनी बात रखते हैं, विपक्ष वाले अपनी बात रखते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है, अब जो पक्ष में बोल रहा है उनकी बात सुननी है, उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें सत्ता के साथ। इनमें से सिर्फ हमें वही बातें चुननी है जो सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हो। किस में हो? पक्ष में हो। विपक्ष वाली बात नहीं चुननी, ध्यान से सुनिए। पहला, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। टकराव होने की कोई चांस नहीं रहते। बेल्जियम में टकराव हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यह बात सही है, पक्ष में है। पक्षपात का अंदेशा कम करता है। पक्षपात नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। डच की भी सरकार, फ्रेंच की भी सरकार, उनके भी मंत्री सबके बराबर, तो किसी प्रकार का कोई पक्षपात है ही नहीं। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देता है, मतलब ये कहना चाहता है डिसीजन लेट लिए जाते हैं, निर्णय लेट लिए जाते हैं। ऐसी बातें क्या? बिल्कुल बात नहीं है। जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार का आंदोलन नहीं होगा, किसी प्रकार के दंगे प्रसाद नहीं होंगे, तो सरकार अपना काम अच्छे से करेगी, जल्दी करेगी, और जल्दी जल्दी क्या होगा? काम होगा। तो ये बात तो इसने क्या करा? विपक्ष में बोल दिया। तो जो विपक्ष वाला है वो हमारे काम का नहीं है, बाहर हटाओ उसको। फिर आ जाओ, विविधताओं को अपने में समेट लेती है। बिल्कुल, बेल्जियम ने क्या करा? विविधताओं को अपनी ताकत माना और अपने आप में समेट लिया और बोला हम सब मिलकर देश के लिए काम करेंगे, ये अपना आदमी, इसको साथ ले। ठीक है। आगे, अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। मतलब ये कह रहा है कि लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, फूट उनमें गुस्सा हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे से जलन करने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। और अस्थिरता, सरकार स्थिर होके एक बार अच्छे से सरकार काम नहीं कर पाती। ऐसी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा काम का आदमी नहीं, हटाओ। सत्ता में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है। क्यों? सत्ता की साझेदारी ही क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। तो बिल्कुल ये भी अच्छा है। देश की एकता को कमजोर करता है। ये तो बहुत खराब बात इसने बोली है, बल्कि ये तो देश को और भी मजबूत बनाता है। तो अब कौन कौन सी बातें सही है? क वाली सही है, ख सही है, घ सही है और च सही है। क, ख, घ और च, ये वाली सही है। ये वाला कोड आप लोग चुन लीजिएगा और ये हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। अब वैसा ही काम है, जो अच्छा है उसे चुनो, जो बुरा उसे हटा दो। तो सुनो, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करा। मतलब ये कहना चाहता है जो डच भाषी लोग हैं वो क्या थे? बहुसंख्यक थे। तो क्या उन्होंने अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करी क्या? उनको दबाने की कोशिश करी क्या? बिल्कुल भी नहीं करी। तो ये बात तो गलत है, बाहर हो जाओ। सरकार की नीतियों ने सिन्हीली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। ये कह रहा है श्रीलंका में सिनाला समुदाय ने अपनी नीतियों से सिनाला समुदाय को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करी क्या? करी या नहीं करी? बिल्कुल करी। सारे ही काम ऐसे करे जिससे कि वो मजबूत बने रहे। ये बात सही है। तीसरा,
अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे में बांटने की मांग करी। देखो संघीय ढांचा क्या होता है ये दूसरे अध्याय में और भी अच्छे से समझेंगे, पर संघीय ढांचा अभी बता देता हूं जिसमें सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो क्या वहां के तमिलों ने ऐसी मांग रखी थी ना कि भाई हमारी भी अलग सरकार बना दो, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हमें दो, करी या नहीं करी? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर आते हैं बेल्जियम में एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार का मतलब होता है एक ही सरकार हो पूरे देश के लिए, सिर्फ वो होती है केंद्रीय सरकार, एक ही सरकार। एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था। और संघीय शासन में क्या होता है, दो या दो से अधिक सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर उन्होंने राजधानी और सामुदायिक सरकारें भी बना दी। संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। मतलब ये कह रहे हैं कि एकात्मक सरकार की जगह क्या करा, संघीय शासन व्यवस्था की सरकार बनाई और देश को टूटने से बचा लिया। तो ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो अब इसमें कौन कौन सा सही है? ख, ग, घ, ये तीनों सही है और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दो सूची दी गई। पहली जो सूची है सत्ता के बंटवारे के स्वरूप, ये वाली, और दूसरी है शासन के स्वरूप, ये वाली। इनके बीच में आपको मिलाना है और इनको सही करना है। सबसे पहला, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो। तो सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके बीच में अगर बंटवारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अधिकारों का वितरण। क्या कहते हैं? अधिकारों का वितरण। ये हमारा हो गया अधिकारों का वितरण। दूसरा, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा हो। अगर सरकारों के बीच में, मतलब सरकार अलग अलग स्तर की हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उनके बीच में हम बांट दे सत्ता को, वो क्या कहलाएगा? उसे हम लोग कहेंगे संघीय सरकार। अभी बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार होनी चाहिए, राज्य सरकार होनी चाहिए। तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। अब सामाजिक समूह में अगर आप सत्ता की साझेदारी करोगे तो उसे सामुदायिक सरकार कहेंगे। और आखिरी तो अब ये बची गया, दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी हो तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब क्या हो, दो अलग अलग पार्टियां करें मिलकर अगर एक सरकार बना ले तो उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। ये चीजें अगले चैप्टर में और भी अच्छे से क्लियर होंगी और पहले हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। जब मैंने आपको गठबंधन सरकार तब पढ़ाया था जब जर्मन की जो समस्या और वो गाड़ी वाली फोटो दिखाई थी, तब आपको मैंने पढ़ाया था। ये इस चैप्टर का और हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल। सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। पहला, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। क्या लाभकर है सत्ता की साझेदारी? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, तो बिल्कुल लाभकर है। सत्ता की साझेदारी अगर होती है तो उससे लोकतंत्र को फायदा ही होता है। इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। तो सामाजिक समूह में क्या है, टकराव बिल्कुल भी नहीं होता, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। तो कौन सा सही है? दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये क्या था, हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे। हमने उन सवालों पर भी चर्चा करी जो आपने पूछे, हमने हल्ला बोल प्रश्न भी करे जिससे कि हमारे सामाजिक विज्ञान का डर निकल जाए, और हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी कर लिए। इस प्रकार से इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी प्रकार के हर सवालों के जवाब क्या है अब हम लोगों को मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।